अब हम लोग सबसे पहले गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल का प्रशासन गुप्त सम्राटों ने कई भागों में बांट दिया था, जिससे कि प्रशासन खूब अच्छे से चल सके। लंबी शासन व्यवस्था थी, दूर बड़ा साम्राज्य था, तो प्रशासन को बांटकर चलाने में उनको आसानी होती थी। इसीलिए गुप्त प्रशासन को इन्होंने कई भागों में बांट दिया था। हम लोग देखते हैं, इस चार्ट में भी दिया गया है कि गुप्त प्रशासन किस तरह बटा हुआ था। हम लोग देख लें गुप्त साम्राज्य का विभाजन। पहला साम्राज्य, फिर भुक्ति या प्रांत, फिर विषय या जिला, फिर विधि या ग्रामों का समूह और फिर ग्राम। इस तरह गुप्त प्रशासन बटा हुआ था। इसको अगर याद किया जाए, करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो इसे याद करने के लिए आज की जो हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र के परिप्रेक्ष्य में, हमारे देश में तो प्रजातंत्र है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जिस तरह केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और ग्राम प्रशासन है, उसी तरह इसमें भी साम्राज्य, भुक्ति या प्रांत, विषय या जिला और विधि या ग्रामों का समूह और अंत में ग्राम है। काफ़ी कुछ मिलती जुलती है ना, याद करिएगा। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में राजतंत्र था और आज हमारे देश में प्रजातंत्र है। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो बांटा गया है, साम्राज्य को चलाने के लिए जो बांटा गया है, वो स्तर बाय स्तर कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब हम लोग साम्राज्य की बात कर लेते हैं। साम्राज्य गुप्त काल में सम्राट ही शासन का केंद्र होता था, यानी केंद्रीय शक्ति में शासक ही प्रमुख होता था। जो सम्राट था वही प्रमुख होता था और उसी के पास सारे अधिकार प्राप्त थे, उसको असीमित अधिकार प्राप्त थे। उसी का आदेश अंतिम आदेश माना जाता था, क्योंकि राजतंत्र में तो यही होता है। पिछली कक्षा में आपने राजतंत्र के बारे में पढ़ा ही था कि राजा का ही आदेश अंतिम आदेश माना जाता है। राजा का पद वंशानुगत होता था। आपने इसी पाठ के पिछली कक्षा में देखा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। तो आपने ये भी तो देखा ना कि स्टेप बाय स्टेप उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, तो यही तो वंशानुगत है। जो तो राजा का पद वंशानुगत होता था और समस्त राजा देवत्व के सिद्धांत को मानते थे, अर्थात राजा का पद देवता तुल्य माना जाता था। जो देवत्व का सिद्धांत था, इनके जो ग्रंथ मिलते हैं, जो इनके प्रशस्तियाँ मिलती हैं, जो इनके अभिलेख मिलते हैं, उसमें कहा गया है राजा का स्थान देवतुल्य है, यानी देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। गुप्त साम्राज्य में का अधिकतर भाग सामंतों के अधीन था। ये सामंत कहीं बड़े सामंत थे तो कहीं छोटे सामंत थे। सामंतों को समान अधिकार नहीं प्राप्त थे। किसी को तो असीमित अधिकार, बहुत सारा अधिकार प्राप्त था, लेकिन किसी किसी को कम अधिकार प्राप्त थे। और दूर के क्षेत्र वाले जो सामंत थे वो प्रायः स्वतंत्र होते थे। अमात्य की बात करें, अमात्य यानी मंत्रिपरिषद। राजा की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रियों की जो सभा होती थी, जो अनेक मंत्री थे, उन्हें ही अमात्य, इस काल में अमात्य कहा जाता था। ये मंत्रिपरिषद राजा की कार्यों में सहायता करती थी और राजा को सलाह देने का कार्य भी ये करती थी। मानना न मानना राजा के अधिकार में होता था, लेकिन सलाह ये जरूर देती थी। राजा इनसे सलाह भी लेता था और कार्यों को करने के लिए इनसे पूछता भी था कि क्या ये कार्य उचित है, क्या ये किया जा सकता है। तो ये सारी मंत्रिपरिषद, कई सारे लोग मिलकर इन राजा को सलाह देते थे। इसके अलावा राज्य में कुछ और अतिरिक्त पद थे, जिसे महाबलाधिकृत, सर्वाध्यक्ष, प्रतिहार, महाप्रतिहार, कुमारामात्य, इस तरह के कुछ और पद भी राज्य के दरबार में हुआ करते थे। जो इस काल के अभिलेख मिले हैं उसमें तो जो सचिव और अमात्य हैं, इन्हें तो राजा की तीसरी आंख तक कहा गया है, अर्थात ये राजा के लिए शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा का शासनकाल चलाने के लिए, राज्य को शासनकाल चलाने के लिए इनकी स्थिति, इनकी महत्ता आप इसी से अनुमित लगा सकते हैं कि ये राजा की तीसरी आंख तक कहे गए हैं। भुक्ति यानी प्रांत। साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को इस काल में भुक्ति कहा जाता था।
प्रांत के प्रमुख को उपरीक कहा जाता था और यही उपरीक अपने प्रांत की शासन व्यवस्था चलाते थे। उपरीक जो थे ये जो यानी प्रांत के प्रमुख, इनके प्रांत में अगर कोई बाहरी आक्रमण करता था तो उसकी सुरक्षा करना इनका दायित्व होता था। ये राजा पर निर्भर नहीं होते थे, इस मामले में ये स्वतंत्र होते थे और कोई भी सैनिक कार्रवाई अगर करनी हो इसके लिए भी राजा इन्हें स्वतंत्र अधिकार दे रखे थे और ये यानी बाह्य आक्रमणों से अपने प्रांत की सुरक्षा करना और सैनिक अधिकारों कार्रवाई करने के लिए ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। इसके लिए अपने अधीन जितने भी पदाधिकारी रखते थे उन्हें नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त थी। यानी प्रांत अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र था, फिर भी ये राजा के अधीन ही था। प्रांत कई जिलों में बटे हुए थे। जिला स्तर पे जो एक जिला परिषद होती थी जिसे विषय परिषद कहते थे, क्योंकि विषय जिला को इस काल में विषय कहा जाता था। तो जिले स्तर पे जितनी भी जो परिषद होती थी यानी जो सभा होती थी उसे विषय परिषद कहा जाता था और प्रत्येक नगर में एक परिषद अवश्य होती थी। ये भी अपने नगर क्षेत्र के शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते थे और उसके विकास, उन्नति और राजस्व संबंधी कार्य ये विषय परिषद के सदस्य करा करते थे। इनके कुछ प्रमुख पद थे जैसे नगर श्रेष्ठ, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। इस तरह के कुछ प्रमुख पद थे जो लोग मिलकर विषय परिषद में कार्य करते थे। अब हम ग्रामीण प्रशासन की बात कर लें। ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आज भी है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। उसी तरह उस काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण प्रशासन थी जिसे ग्राम कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को विथि या ग्राम का समूह कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने अपने नागरिक शास्त्र में क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़ा है कि कई ग्राम सभाओं का समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं जहाँ पर कार्य करती है। उसी तरह कई ग्रामों के समूह को विथि कहा जाता था और ग्राम सभा प्रत्येक गाँव में इस काल में भी ग्राम सभा होती थी जिसका प्रशासन ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता था। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे। यह अपने ग्राम की समस्त व्यवस्थाओं को यानी सभा का कार्य जो था वो ग्राम की सुरक्षा करना, जो ग्रामिक था उसका सारे कार्य करता था अपनी ग्राम सभा के माध्यम से, जैसे ग्राम की सुरक्षा करना, राजस्व एकत्र करना, इस तरह के कार्य जो करते थे वो हमारे ग्रामिक थे उस काल में, वो ये सारे कार्य करते थे। और ग्रामीण जो प्रशासन था उस पर ज़्यादा प्रभाव प्रशासन का नहीं पड़ता था, यानी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी ये कार्य करते थे। अब हम लोग राजस्व की बात कर लें, क्योंकि धन के बगैर तो कोई कार्य नहीं होता है और फिर इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए धन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन्हें कहाँ से मिलता था, ये धन इन्हें कहाँ से मिलता था, इसके बारे में आपने इसके प्रथम भाग में भी जाना था कि गुप्त काल का समय देश धन धान्य से पूर्ण था, लोग धनी थे। तो गुप्त काल में धन कहाँ से आता था, यहाँ भी वही राजस्व प्रणाली थी। धन प्राप्त करने का वही तरीका था, कर द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल के जो राज्य के अधिकारी या कर्मचारी थे उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उस स्थान पर उन्हें वेतन के स्थान पर कुछ भूमि दे दी जाती थी जो उनके वेतन के रूप में कार्य करती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व व्यवस्था, प्राचीन काल से जो उससे पहले के समय से चली आ रही राजस्व व्यवस्था, इसका अनुसरण इस काल में भी किया गया था। इस काल में भी सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग ही लिया जाता था। गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। अब हम लोग गुप्त काल के धर्म के बारे में बात करते हैं। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। वैष्णव धर्म यानी विष्णु धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए गुप्त शासकों ने का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। और लेकिन इसका कुछ होते हुए भी गुप्तकालीन जो शासक थे वे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इसीलिए गुप्त काल में बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और हिंदू धर्म यानी वैष्णव धर्म, इस तरह के तमाम धर्मों का खूब विकास हुआ था। गुप्त सम्राट की महान उपलब्धियाँ,
गुप्त काल में संगीत, कला, साहित्य, विज्ञान आदि की भी खूब उपलब्धियां, खूब उन्नति हुई। इसमें सबसे पहले हम अगर संगीत की बात करें तो गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। आपको समुद्रगुप्त बताते समय हमने ये भी बताया था कि समुद्रगुप्त संगीत का बड़ा ही प्रवीण विद्वान था। यह प्रसिद्ध बीड़ा वादक कहा जाता है। इसीलिए इस काल में जो कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें समुद्रगुप्त का चित्र बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये चित्र, ये सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें देखिए समुद्रगुप्त एक प्रकार का बीड़ा बजा रहा है। इसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बीड़ा वादक रहा होगा। हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें तो कहा गया है कि उसी में कहा गया है कि संगीत के क्षेत्र में समुद्रगुप्त की महान उपलब्धि है, वो एक प्रसिद्ध बीड़ा वादक था। इस काल के जो वात्स्यायन थे, इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि संगीत शिक्षा सभी के लिए आवश्यक मानी जाती थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संगीत शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसी तरह मालविका अग्निमित्रम में तो यहाँ तक लिखा गया है कि संगीत शिक्षा के लिए गुप्त काल में जगह जगह भवन बनाए गए थे। तो इस काल में संगीत के क्षेत्र में तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सभी राजाओं ने भी इसका खूब उन्नति करने का प्रयास किया।